हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसके उद्देश्य, उसके सिद्धांत, उसकी आवश्यकता के महत्व के विषय में बताया था। आज हम देखते हैं कि विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम क्या है। विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में सरकारी नीतियां एवं व्यवस्थापन। विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में सरकार की जो नीतियां हैं, जो व्यवस्था है, उसको हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जिसमें पहला है स्वतंत्रता से पूर्व सरकार की नीतियां। स्वतंत्रता से पूर्व सरकार की नीतियां। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुछ विद्यालय सरकारी क्षेत्र में चलते थे। सरकार द्वारा कुछ विद्यालय चलते थे जिनमें सामान्य शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा बालकों का उसी के द्वारा मानसिक तथा बौद्धिक विकास किया जाता था। विशिष्ट स्वतंत्रता के विशिष्ट शिक्षा के प्रति स्वतंत्रता से पूर्व सरकार की कोई विशेष सजगता या कुछ विशेष प्रयास दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी मदद ली जाती थी। शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों का इलाज भी सामान्य चिकित्सालयों में सामान्य व्यक्तियों के साथ किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता से पूर्व सरकार की कोई विशेष नीति, विशेष कार्यक्रम या विशेष व्यवस्था नहीं थी। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सरकार की क्या नीति थी। स्वतंत्रता के बाद सरकार की नीतियां। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। स्वतंत्रता के पश्चात विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। सरकार द्वारा इसका व्यवस्थापन प्रभावी ढंग से किया जाने लगा। सरकार द्वारा इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई, विभिन्न प्रकार की नीतियां बनाई गई, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया गया। सरकार की विशिष्ट शिक्षा संबंधी नीतियों एवं व्यवस्थापन को हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं, निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें पहला है राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की स्थापना। राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की स्थापना। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन। सरकार द्वारा प्रमुख रूप से शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के शारीरिक अक्षमता के निवारण के लिए देहरादून, कलकत्ता, सिकंदराबाद तथा मुंबई में राष्ट्रीय संस्थान खोले गए। इन संस्थानों का प्रमुख कार्य अक्षमता से युक्त छात्र या विशिष्ट छात्र एवं छात्राओं के कल्याण के लिए कार्य करना है। इनके द्वारा छात्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामान्य जीवन स्तर प्रदान करने की दिशा में कार्य किए जाते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ये संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं? देहरादून, कोलकाता, सिकंदराबाद, मुंबई में स्थापित किए गए स्वतंत्रता के पश्चात और इसके माध्यम से विशिष्ट बालकों के कल्याण के लिए कार्य किए जाने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई। दूसरा है व्यवसायिक आरक्षण, वोकेशनल रिजर्वेशन। व्यवसायिक आरक्षण।
वोकेशनल रिजर्वेशन, सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए निर्धारित सीटों की संख्या आरक्षित कर दी गई है। इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। जो सीट यदि विशिष्ट बालक नहीं आता है तो वो खाली रह जाएगा, लेकिन उस पर किसी सामान्य बालक का अधिकार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें से 4 विकलांगों के लिए आरक्षित कर दिया गया और शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए, विशिष्ट बालकों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इन स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों को ही नौकरी मिल सकती है। जो सीट आरक्षित किए गए हैं वहां पर सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि विकलांग व्यक्तियों को ही नौकरी दिया जा सकता है तथा किसी सामान्य व्यक्ति को नियुक्त किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था सामान्य रूप से कार्य की प्रकृति को देखकर लागू किया जाता है। व्यावसायिक आरक्षण जो है वो कार्य की प्रकृति को देखकर लागू किया जाता है। यदि किसी विकलांग व्यक्ति को हम स्कूल में अगर नियुक्त कर देते हैं तो वो अध्यापन का कार्य तो कर लेगा, लेकिन वही शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को अगर हम सेना की नौकरी दे देते हैं, बॉर्डर पर उसे भेज देते हैं देश की रक्षा करने के लिए, तो वहाँ वह असफल हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आरक्षण है वह कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एक मान लीजिए पैर से अक्षम व्यक्ति है, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, पैर से अक्षम है लेकिन उसके हाथ सही सलामत है, उसका मेंटल लेवल, उसके देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, उसकी मानसिक क्षमता सब दुरुस्त है, तो वैसी स्थिति में हम उसे मान लीजिए कि रेलवे काउंटर पर टिकट, रिजर्वेशन काउंटर पर उसे हम दे सकते हैं, कंप्यूटर वर्क उससे हम करा सकते हैं, लेकिन उसे हम सेना की नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो ये जो व्यावसायिक रिजर्वेशन है यह कार्य की प्रकृति को देखकर दिया जाता है। तीसरा है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन टीचिंग इंस्टीट्यूशन। शिक्षण संस्थाओं में विकलांग बालकों को आरक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि उनको प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश में जिससे उनको विद्यालय में प्रवेश में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके साथ साथ सरकार इस प्रकार के छात्रों को ये अनुभव कराना चाहती है कि वे भी सामान्य छात्रों की भांति इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चौथा है शोध कार्यों को प्रोत्साहन। शोध कार्यों को प्रोत्साहन, मोटिवेशन टू रिसर्च वर्क, मोटिवेशन टू रिसर्च वर्क। सरकार द्वारा शारीरिक अक्षमताओं से संबंधित शोध कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय संस्थाओं में उन सभी विषयों में शोध कार्यों के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो कि व्यक्तियों की अक्षमता को दूर करने में सहायता करती है। जैसे श्रवण दोष को कम करने के लिए कान में लगाने वाले मशीन का आविष्कार, यह शोध का ही परिणाम है कि श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कान में लगाने वाली मशीन का आविष्कार हुआ ताकि वह भी सामान्य व्यक्तियों की तरह, सामान्य बालक की तरह सुन सके, तथा उन उपायों के बारे में पता करना जिससे श्रवण दोष को दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार शोध का ही परिणाम है कि नेत्र बाधित व्यक्ति के लिए, दृष्टि बाधित व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया ताकि वो भी पढ़ लिख सकें।
तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा नेक्स्ट पॉइंट है जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर। सरकार द्वारा अक्षम व्यक्तियों की सहायता के लिए 10 राज्यों में जिला स्तर पर जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। इनका प्रमुख कार्य जिला स्तर पर अक्षम व्यक्तियों की हर संभव सहायता करना है, जिससे कि वे समाज के सामान्य नागरिकों की भांति रह सके तथा उन्हें समाज में कोई हे दृष्टि से न देखे। ये केंद्र अक्षम व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। नंबर 6 पॉइंट है क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के बाद सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन केंद्रों के कर्मचारियों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विशिष्ट बालकों के लिए अध्यापकों को, ट्रेनर को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ताकि वह उनके मनोविज्ञान को, उनकी आवश्यकता को, उनकी रुचि, अभिरुचि, उनकी मानसिक क्षमता, उनकी संवेगात्मक क्षमता को समझ सके और उसी के अनुरूप शिक्षा दे सके। तो जिला पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के बाद सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हुई कि इन केंद्रों के कर्मचारियों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे ये अक्षमता से युक्त व्यक्तियों की पुनर्वास में सहायता कर सके। इसके लिए सरकार द्वारा 4 पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों को प्रभावी एवं उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वे परिस्थिति विशेष में साधनों के अभाव में भी पुनर्वास कार्यक्रम का उचित संचालन कर सकें। नेक्स्ट है सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। सरकार की इस विषय में विशेष रुचि उस समय दृष्टिगोचर हुई। सरकार का इस ओर विशेष ध्यान उस समय गया जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुच्छेद 4.9 में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया। किस अनुच्छेद में? संविधान के 4.9 अनुच्छेद 4.9 में विशिष्ट शिक्षा के प्रावधानों का वर्णन किया गया, जिसमें बताया गया कि सामान्य रूप से अक्षमता वाले छात्रों की शिक्षा नियमित विद्यालयों में होगी। गंभीर रूप से शारीरिक अक्षमता वाले तथा सामान्य से भिन्न छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। जो आंशिक रूप से अक्षम है, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित है, आंशिक रूप से श्रवण बाधित है, आंशिक रूप से शारीरिक बाधित है,
उनकी शिक्षा जो है वो सामान्य विद्यालयों में ही सामान्य बालकों के साथ होगी। लेकिन जो गंभीर रूप से शारीरिक अक्षमता वाले तथा सामान्य छात्रों से भिन्न है, उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विद्यालयों में आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे विद्यालय जो हैं वह रेसिडेंशियल होंगे, जिससे उनको आवागमन, उनको किनको, विशिष्ट बालकों को आवागमन की परेशानी से मुक्ति मिल सके, आवागमन की परेशानी से उन्हें मुक्त रखा जा सके। और ऐसे विद्यालय जो हैं वो प्रत्येक जिले में खोले जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का प्रावधान किया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 में इस बात का प्रावधान किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट है प्रशिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन। प्रशिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज इन ट्रेनिंग सिस्टम। चेंज इन ट्रेनिंग सिस्टम, अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए यह निश्चित किया गया कि प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्राध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे अक्षम छात्रों को भी सामान्य छात्रों के साथ प्रभावी विधि से शिक्षण प्रदान कर सकें। सेवारत शिक्षकों को भी अल्पकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके इस योग्य बनाया जाए कि वे अक्षमता वाले तथा सामान्य से भिन्न छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में असुविधा का अनुभव न करें। नेक्स्ट है विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां, डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। डिग्रीज इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में 37 डिप्लोमा तथा 3 शिक्षा स्नातक उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। आज विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में 37 डिप्लोमा उपाधियां हैं और 3 शिक्षा स्नातक उपाधियां प्रदान की जा रही है। भारत की पुनर्वास परिषद द्वारा इन उपाधियों के व्यवस्थापन का कार्य किया जा रहा है। भारत के पुनर्वास परिषद द्वारा इन उपाधियों के व्यवस्थापन का कार्य किया जा रहा है। यह परिषद सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ये संपूर्ण कार्य अक्षमता से युक्त छात्रों के लिए भारत की पुनर्वास परिषद द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वजनिकीकरण पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि अक्षमता से युक्त छात्र एवं छात्राओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए इस कार्यक्रम में सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए इस कार्यक्रम में सेवारत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे कि शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों का शिक्षण करने में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का अनुभव न हो। नेक्स्ट है गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन। गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन,
मोटिवेशन टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। गैर सरकारी संगठन कौन है? जैसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं। बहुत जगह आप देखिएगा कि मंदिरों में जो दान आते हैं उसके द्वारा इस टाइप के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बालकों की, सामान्य बालकों के लिए भी, अनाथ बालकों के लिए भी, विशिष्ट बालकों के लिए बहुत जगह चिकित्सालय, जैसे शंकर नेत्रालय हम एक जानते हैं, वो चलाया जाता है साउथ में, जहाँ पूरी तरह से फ्री चिकित्सा होती है। तो इस टाइप के जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, किसी धर्म विशेष द्वारा, मंदिरों द्वारा, मस्जिदों द्वारा, चर्च द्वारा चलाए गए जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको सरकार के द्वारा विशेष प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र में हम महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। 1100 विशिष्ट विद्यार्थियों की स्थापना सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ही किया गया है। आज पूरे देश में 1100 विशिष्ट विद्यालय चल रहे हैं जिनकी स्थापना सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से किया गया है। इन विद्यालयों में छात्रों को उनकी आवश्यकता एवं क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान किया जाता है और अक्षमता से युक्त छात्र एवं छात्राओं का विशेष ध्यान रखा जाता है तथा प्रयास किया जाता है कि उनको भी सामान्य छात्र छात्राओं की भांति अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सके। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य जो है, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास जो है वह सराहनीय है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अक्षमता से युक्त व्यक्तियों को अभी पूर्ण सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और उसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो विशिष्ट बालकों की है। तो भारत जैसे विशाल देश में अक्षमता से युक्त व्यक्तियों को अभी पूर्ण सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, जिनके ये अधिकारी हैं, जिन पर इनका अधिकार है। दूसरे शब्दों में सरकार को इस क्षेत्र में अभी और प्रयास करने बाकी है, अभी और प्रयास करने चाहिए तथा नए नियम बनाकर अक्षमता से युक्त व्यक्तियों के चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो हमने देखा कि सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों के लिए क्या क्या नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या क्या योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब हम देखते हैं विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन। विशिष्ट शिक्षा का क्या प्रशासन है? विशिष्ट शिक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें दोनों के द्वारा ही प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वयं धन प्रदान किया जाता है तथा आवश्यकता के अनुसार विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन विश्व बैंक की सहायता से ही किया जा रहा है। इस प्रकार की अनेक योजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा अपना योगदान या अंशदान किया जा रहा है, विश्व बैंक से सहायता लिया जाता है तथा केंद्र सरकार जो है वह विश्व बैंक से सहायता लेती है तथा राज्य सरकारों को
अंशदान देने को कहती है। इस प्रकार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से ही विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ही विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन होता है। केंद्र स्तर पर प्रशासन के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। किस मंत्रालय द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पूर्व में इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था। इस मंत्रालय के द्वारा अनेक प्रकार की विशिष्ट शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण किया जाता है और संचालन किया जाता है। इस मंत्रालय शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा दोनों के प्रशासनिक कार्यों का दायित्व इसी मंत्रालय पर होता है। इस मंत्रालय द्वारा अपनी सहायता के लिए NCERT, CBSE आदि संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं का प्रशासन किया जा रहा है, जिसमें पहला है विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान। विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडीकैप्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप्ड। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग संस्थाओं की स्थापना अपने अधीन की है तथा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व भी केंद्र सरकार का ही है। इसमें निदेशक को संस्थान का प्रमुख माना जाता है। निदेशक के अधीन अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। वे राष्ट्रीय संस्थान श्रवण अक्षमता, दृष्टि बाधित, मानसिक रूप से बाधित तथा गति कौशल संबंधी क्षमता के क्षेत्र में अलग अलग रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण धन, संपूर्ण बजट केंद्र सरकार आवंटित करती है। केंद्र सरकार द्वारा इन संस्थाओं की प्रशासनिक दायित्व की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय को प्रदान किया जाता है। इस मंत्रालय की प्रशासनिक दायित्व, यह मंत्रालय ही इस प्रशासनिक दायित्व को देखता है। नेक्स्ट है भारत की पुनर्वास परिषद। भारत की पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत की पुनर्वास परिषद का प्रशासन सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अतः इस मंत्रालय के अधीन ही यह संस्था कार्य करती है। इस संस्थान के द्वारा अक्षम व्यक्तियों के हित में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। तीसरा है सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। इस मंत्रालय के द्वारा ही संपूर्ण केंद्र स्तरीय गतिविधियों को जो कि विशिष्ट शिक्षा वर्ग से संबंधित हैं उसका प्रशासन किया जाता है। इसके अंतर्गत भारत की पुनर्वास परिषद एवं राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों के प्रशासनिक दायित्वों को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इस मंत्रालय के अधीन ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट है जिला पुनर्वास केंद्र। जिला पुनर्वास केंद्र, डिस्ट्रिक्ट रिहैबिलिटेशन सेंटर।
जिला पुनर्वास केंद्र की योजना 10 राज्यों में प्रारंभ की गई है। इसका प्रशासन भी राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र। क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र, रीजनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर। जिला पुनर्वास केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। जिला पुनर्वास केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए ही क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। इनका दायित्व सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय का है, अतः इसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी राज्य सरकारों के सहायता से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है समेकित विद्यालय। इन विद्यालयों की संख्या लगभग 48 है। पूरे देश में इंटीग्रेटेड विद्यालयों की संख्या लगभग, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, मेरे पास कुछ पुराने आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से शायद 48 है, हो सकता है इधर कुछ और स्थापना किया गया हो, मेरे पास पुराना डेटा है उसके हिसाब से ऐसे इंटीग्रेटेड विद्यालयों की संख्या 48 है। इन विद्यालयों का प्रशासन भी राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों का प्रशासन भी राज्य सरकार के सहयोग से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षा के प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र सरकार एवं इसके अधीन विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि योजनाओं के प्रारंभ में केंद्र सरकार ही प्रशासनिक एवं आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके उपरांत धीरे धीरे राज्य सरकारों को सहयोग के लिए कहा जाता है। इसको एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे DPE की व्यवस्था की गई है, क्योंकि DPE एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। DPE जो है, DPEP एक केंद्र द्वारा संचालित योजना है। इसमें सामान्य शिक्षा के साथ साथ विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाशाली हैं अथवा सामान्य से कम योग्यता रखते हैं, उनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। इस योजना को विश्व बैंक की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में चलाया जाता है। प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है। धीरे धीरे इस योजना को राज्यों को समर्पित कर दिया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का प्रशासन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में निर्धारित अंशदान, ऐसा दान जो निर्धारित किया हुआ है, तो निर्धारित अंशदान दिया जाता है तथा अपने विभिन्न विभागों का सहयोग लेकर विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य के समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, SCERT, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग आदि के पदाधिकारियों का विशिष्ट शिक्षा के प्रशासन में अभूतपूर्व सहयोग लिया जाता है। अतः इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की संयुक्त भूमिका होती है। तो विशिष्ट शिक्षा के प्रशासन में हमने क्या क्या देखा? विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थान, भारत की पुनर्वास परिषद, सामाजिक न्याय एवं
सशक्तिकरण मंत्रालय, जिला पुनर्वास केंद्र, क्षेत्रीय पुनर्वास प्रशासनिक केंद्र और समेकित विद्यालय, इंटीग्रेटेड विद्यालय। तो बच्चों, हमने आज क्या क्या देखा कि सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से विशिष्ट बालकों के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या व्यवस्था है, उनके विकास के लिए, उनके बौद्धिक एवं मानसिक विकास के लिए, उनके दोषों को दूर करने के लिए, समाज में उन्हें सामान्य व्यक्तियों के समान जीवन व्यतीत करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं, उन सरकार का क्या क्या व्यवस्था है। और साथ ही साथ हमने देखा कि विशिष्ट शिक्षा का प्रशासन कैसा होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।